हमारे शिक्षा मंत्री हरियाणा के नाराज अगर ना हो तो बेसिकली आई थिंक वो एक रॉन्ग चॉइस है शिक्षा मंत्री की। बनाती भी है तो उसको समझने के लिए भी जो शिक्षा चाहिए, तो सरस्वती की जो ब्लेसिंग्स चाहिए होती हैं, अगर वो नहीं है तो फिर आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया। और अगर जो तबेलों में कन्वर्ट हो गए हैं स्कूल्स, तो ये तो होना ही था। हम जब जाया करते थे तो सब बोलते थे कि फ्रूट का राजा आम है। तो मैं किसी दिन खड़ा था तो सबसे महंगा अनार बिक रहा था और हमारा राजा जो आम है वो बहुत सस्ते में बिक रहा था। तो मैंने बोला यार ये फ्रूट का राजा आम नहीं हो सकता। तो वो मेरे दिमाग में एक छोटी सी कॉन्सेप्ट लेके जा रहा कि यार ये आम अगर राजा है तो 40 रुपए किलो भी बिक रहा है। और मैं कहा ये अनार अगर किसी गिनती में नहीं है तो ये 300 रुपए किलो क्यों है। तो वहाँ फिर मेरा माइंड सेट हुआ। वो जब आप बाग में चलते हो और उसी बाग में चल रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको इल्यूजनेटिव हो और आपको ये लगे कोई आपको आवाज मार रहा है, और अगर आप पीछे मुड़ के देखते हो तो कोई नहीं है, तो आपको पता लगता है कि बूटा जो है जो खड़ा है वही आवाज मार रहा है, कहता है वही मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो दक्षिण में ना मंडी माफिया नहीं है, मंडी माफिया कभी बना ही नहीं, और अगर बनने की कोशिश हुई तो वहाँ के किसानों ने बनने नहीं दिया। लेकिन यहाँ पे मंडी माफिया है, मंडी एसोसिएशन है, मंडी इलेक्शंस हैं। हालांकि रिच बाउल है ये, इसको हम राइस बाउल बोलते हैं हरियाणा को, करनाल को हम राइस बाउल बोलते हैं हरियाणा पंजाब। राहुल गांधी आई थिंक उनको ना तो किसानी के बारे में कुछ पता, ना किसानों की पॉलिसी के बारे में पता, ना किसानों की स्ट्रैटेजी के बारे में पता, ना किसानों का दुख पता, ना किसानों का दर्द पता। उनको कुछ नहीं पता। उनको सिर्फ ये पता है कि कैसे कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा सकती है, और उसके लिए कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए जो दूसरे फार्मर लीडर्स हैं, तो छोटे मोटे फार्मर लीडर्स हैं जो ग्राम से आते हैं, सभा से आते हैं, हल्के से आते हैं, पंजाब से आते हैं, वो सारे लीडर्स मिसगाइडेड है। मंडी की इलेक्शंस में एक पॉलिटिकल पार्टी का इन्वॉल्वमेंट किस लिए, जरूरत नहीं है, उनकी इन्वॉल्वमेंट की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र अलाव। लगातार हमारा खास कार्यक्रम शख्सियत, उसके माध्यम से हम अनेकों बार अलग अलग शख्सियत से आपसे रूबरू कराते हैं। आज उसी कड़ी में हमारे साथ हैं एक मास किसान नेता, उनसे आज तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। आधुनिक खेती कैसे होती है, खेती को किस तरीके से बिजनेस वे में हम कर सकते हैं, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। आज उनका पानीपत दौरा था और फिलहाल हम खेतों में ही खड़े हैं और खेतों में उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आज की जो खेती है वो किस तरीके से हम मॉडर्न तरीके से उसको व्यवसाय रूप में लेकर के जा सकते हैं, कैसे उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। इन तमाम पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे। और जो आंध्रा और यदि बात करें उत्तर भारत की, तो इन तमाम पहलुओं पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन खेती का स्ट्रक्चर कैसा है उस पर भी चर्चा करेंगे और आज के ताजा हालात, कृषि से संबंधित तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। जो खास शख्सियत हैं उनको आपसे रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ हैं हरिशरण देवगन जी हैं, बहुत बड़े किसान नेता भी हैं और खेती से जुड़े रहते हैं। उन तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए सबसे पहले आपका स्वागत है सर सिटी तहलका। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज का जो दौर है, जो खेती एग्रीकल्चर की यदि बात करें तो एग्रीकल्चर को हम किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। जो लंबे समय से हमारे जो बड़े रहे हैं, दादा रहे हैं, पिता रहे हैं, वो ऐसे ही जो साइकिल चलता आ रहा है, उसको चेंज कैसे करें, इसको व्यवसाय तरीके से कैसे लेकर के जाएं। देखो, जब भारत देश जब ब्रिटिश की हुकूमत आरान के नीचे था, तो उस टाइम जो ओल्ड स्कूलिंग टेक्नोलॉजी जो उन्होंने बताई, जो उन्होंने सिखाई, जो हमारे बाप दादाओं ने सीखी, आज भी हम उसी टेक्निकल ग्राउंड पे खड़े हैं। हमने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। पर जो लोगों ने अपग्रेड किया उनकी वैल्यू भी बढ़ी, उनके पैसे भी बढ़े, उनकी रेवेन्यू भी बढ़ी, उनकी कमाइयां भी बढ़ी, उनके बच्चे से शिक्षित भी हुए, वो लोग बाहर भी गए, उन्होंने अपने आप को ग्रो भी किया पैसों से, मानसिक तौर पे उन्होंने मेंटली ग्रो किया, उन्होंने अपने आप को स्ट्रांगली ग्रो किया, अपने आप को इकोनॉमिकली ग्रो किया। तो आई थिंक जब थोड़ा सा हम टेक्नोलॉजी बदलें खेती बाड़ी के अंदर, डेफिनेटली चीजें बदलती हैं। जो चौधरी चरण सिंह ने एक नारा दिया था कि जो देश की तरक्की का रास्ता है वो किसानी, खेती, ग्रामीण से होते हुए जाता है। लेकिन आज किसान वही है, लेकिन खेती जो है वो सिकुड़ती जा रही है, सिस्टम वही चल रहा है। लेकिन आज के टाइम में वो चीजें नहीं हो पा रही कि जिस तरीके से डेवलप होनी चाहिए। क्या मत मानते हैं इसके पीछे? जो चौधरी चरण सिंह ने जो बात बोली, उन्होंने यही कहा था कि सूर्योदय, जब भी हिंदुस्तान का नया सूर्य उदय होगा तो वो किसानों की धरती से ही उदय होगा। ये उनका
उनकी स्टेटमेंट थी और वो स्टेटमेंट में कोई गलती नहीं थी। लेकिन आज की डेट में पॉलिसीज की बात हम करते हैं या हम गवर्नमेंट की पॉलिसी की बात करते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी देने में तो आगे है, दे भी रही है, सब्सिडी भी दे रही है, सपोर्ट भी कर रही है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी नहीं दे रही है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब यही है कि आज का किसान तली में आया गली में खाया वाली कहानी है, हाथ में आया वो जिंदा रहने के लिए कमा रहा है, जिंदा है, खा रहा है, उसकी रोजमर्रा की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, लेकिन कंसोलिडेटेड नहीं है। मतलब आज के पास जमा पूंजी नहीं है, जमा पूंजी के नाम पे उसके पास अगर कुछ है तो वो है सिर्फ खेती, ब्याज जो इकट्ठा हो जाता है, जो वो अगले साल फिर मेहनत करता है, फिर खेती करता है, फिर ब्याज देता है, फिर छूटता है। तो ये है उसका क्या कहते हैं, ये उसका भाग्य है। लेकिन अगर इसी को अगर वो कन्वर्ट करे, थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, इन्वेस्टमेंट प्लान करे, नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करे और नई इकोनॉमिकल सिस्टम को समझे और उसके हिसाब से अपने क्रॉप की डिटेलिंग करे, अपने क्रॉप की प्लानिंग करे, तो उनके बच्चे बाहर जाके नौकरियां ढूंढने के बदले में अपनी जमीन की खेती पे डट के खड़े रहें, काम करें, पैसा कमाएं और अपना कर्जा चुकाएं और साथ में ग्रो करें। बिल्कुल। आज हर कोई व्यवसाय की यदि बात करे, उस दृष्टिकोण से देखे, किसान अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाह रहा है और अन्य वर्गों में जो बढ़ई है अपने बेटे को बढ़ई नहीं बनाना चाहता, और ये चीजें जो बदल रही हैं समय के साथ, इसके पीछे आपका मत क्या है? क्या मानते हैं आप? मतलब अपने पुश्तैनी चीजों को छोड़ते जा रहे हैं। देखो, जिसने अपने पिता को पूरा दिन मिट्टो मिट्टी होते हुए देखा हो और घर में रात को रोटी ना हो, बेबस देखा हो, लाचार देखा हो, गरीब देखा हो, जिसने अपने पिता को शायद सूखे आंसुओं में रोते हुए देखा हो, जिसने अपने पिता को अपनी माँ पे अत्याचार करते देखा हो, जिसने शराब में डूबते हुए देखा हो, उसके वो क्या सोचेगा? वो यही सोचेगा ना, जो काम मेरा पिता करता आया, जिस काम ने आज तक घर को पालन पोषण नहीं दिया, तो मैं वो काम क्यों करूं? तो वो अपने आप में एक अलग रास्ता चुनेगा। और जब वो अलग रास्ता चुनना चाहता है तो वो भूल जाता है कि जो गलतियां उसके पिता ने करी हैं, वही सेम गलती वो खुद भी दोहराने लगा है। बिल्कुल। हरियाणा और जो आंध्र प्रदेश की यदि बात करें तो क्या देख रहे हैं आप? किस तरीके से डिफरेंसेस देखते हैं एग्रीकल्चर की, सरकार की पॉलिसीज की? क्या देख रहे हैं? दोनों तरफ आपने दौरे भी किए हैं, केंद्र में भी लगातार आपका जो है रहता है, क्या कैसे देखते हैं आप? यहाँ पे जैसे हम उत्तर भारत की बात करते हैं, उत्तर भारत में जैसे हरियाणा पंजाब है, हरियाणा पंजाब में एक थोड़ा, हालांकि रिच बाउल है ये, इसको हम राइस बाउल बोलते हैं, हरियाणा को, करनाल को हम राइस बाउल बोलते हैं, हरियाणा पंजाब को ज्यादा चावल भी है, राइस बाउल इसी को बोलते हैं ना। हमारा एंशिएंट फूड जो है वो तो राइस ही है। गेहूं तो हमारे को ब्रिटिश की देन है। तो जो मेन बात यहाँ पे जो राजा बनाती है हरियाणा को या हमारे नॉर्थ को राजा बनाती है, वो राइस की कल्टीवेशन ही है। लेकिन प्रॉब्लम ये, राइस की कल्टीवेशन के साथ साथ में पेस्टिसाइड का भी चलन शुरू हो गया। बासमती के चक्कर में लोगों ने ज़्यादा यूरिया, ज़्यादा डीएपी, ज़्यादा फर्टिलाइज़र, ज़्यादा केमिकल इस्तेमाल करना शुरू किया। वो ज़्यादा के चक्कर में ज़मीन भी खराब हुई, पानी भी खराब हुआ, वाटर टेबल भी खराब हुआ, पॉलिसी भी खराब हुई, और ऊपर से जमीनों की कीमतें बढ़ती रही बिकॉज ऑफ टाउनशिप, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है। और किसान कहता है कि चल, मेरे दादा ने भी मेहनत, परेशान रहा, मेरे परदादा भी परेशान रहा, हमने भी गरीबी काटी, तो आज थोड़ी सी जमीन बेच के सुख का सांस ले लेते हैं। किसान अक्सर आप देखे होंगे कि पिछले अभी हाल ही में जो है 1 साल से ऊपर दिल्ली की तरफ डेरा डाले रहे किसान, खासतौर पर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यहाँ जो आसपास के जो किसान थे एमएसपी को लेकर के, क्या लगता है कि वो उनकी जो मांगे थी उसके चलते 700-800 किसान जो हैं वो शहादतें भी हुई उनकी? तो उस तरीके से जो ये चल रहा था, इसके पीछे और कुछ भी लड़ाई हो सकती थी डेवलपमेंट को लेकर, किसान के उत्थान को लेकर, या क्या ये जो मांगे थी वो जायज थी उन किसानों की? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें बहुत साफ सुथरा रहा, हमेशा से रहा, क्योंकि मैंने इस पॉलिसी को और एमएसपी की पॉलिसी में मैं इन्वॉल्व भी रहा और मैंने बहुत क्लोजली एमएसपी को वॉच भी किया। जहाँ तक मैं एज अ किसान, मुझे भी उस प्रोटेस्ट में उनके साथ खड़े रहना चाहिए था। लेकिन जब मैं अपने घर से निकला, लेकिन निकलने से पहले मैंने इस पॉलिसी के ग्राउंड फैक्ट्स को चेक किया। कोलसाई आपके पास नेताओं के? यस, व्हाई नॉट, बहुत भीड़ थी, बिकॉज हम लोग
हम लोग स्ट्रेंथफुल फार्मर्स थे, हमारे पास ट्रैक्टरों की तादाद ज़्यादा थी, हमारे पास लोग ज़्यादा थे, मतलब हमारा इन्वॉल्व होना इसको और कुछ नहीं तो कम से कम 20 से 22% जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ा देता। लेकिन हमारा ना इन्वॉल्व होना इसके लिए ज़रूरी था बिकॉज ये मिसगाइडेड लोगों का तीर था, मिसगाइडेड जो फार्मर लीडर्स हैं, जो फार्मिंग जो मिसगाइडेड हैं, मैं नाम थोड़ा सा नहीं लेना चाहूँगा बिकॉज इसमें कंट्रोवर्सी होती है, मिसगाइडेड लीडर्स हैं, एंटी अपोजिशन पार्टीज हैं, स्पेशली एक नाम तो मैं लेना चाहूँगा, जो लेना चाहूँगा वो है राहुल गांधी का। राहुल गांधी, आई थिंक उनको ना तो किसानी के बारे में कुछ पता, ना किसानों की पॉलिसी के बारे में पता, ना किसानों की स्ट्रैटेजी के बारे में पता, ना किसानों का दुख पता, ना किसानों का दर्द पता, उनको कुछ नहीं पता। उनको सिर्फ ये पता है कि कैसे कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा सकती है, और उसके कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए जो दूसरे फार्मर लीडर्स हैं, तो छोटे मोटे फार्मर लीडर्स हैं जो ग्राम से आते हैं, सभा से आते हैं, हल्के से आते हैं, पंजाब से आते हैं, वो सारे लीडर्स मिसगाइडेड हैं। और जो मिसगाइडेड लीडर्स हैं वो और कुछ करें ना करें, लेकिन वो बाकी और कुछ करें ना करें, लेकिन फ्यूचरिस्टिक पॉलिसी को तो खराब कर ही सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी सर ने बहुत समीकरण के साथ में डिसीजन लिया, हार्श नहीं हुए, हार्ड नहीं हुए, और उन्होंने एमएसपी की पॉलिसी को माना भी, जो उन्होंने कहा उसके आगे झुके भी, और प्रॉपर्ली डिप्लोमेसी का प्रॉपर प्रयोग करते हुए उन्होंने फार्मर्स के हित में अपनी स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट किया। बिल्कुल। अब बात करते हैं जो पॉलिसीज होती हैं आज के टाइम में, किसान का जो बजट है, किसान पर जो खर्च होना चाहिए, किसान को उत्थान के लिए खर्च होना चाहिए, लगता नहीं है कि वो लगातार घटता जा रहा है। सरकारें इसकी तरफ, एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ बहुत कम ध्यान दे रही हैं, वो चाहे केंद्र में हो या आपकी सरकार जो है, राज्य सरकारें हो। बजट तब बढ़ाया जाए जब किसान उसका इस्तेमाल करना जानता हो। जब किसान उसका इस्तेमाल करना ही नहीं जानता, बजट बढ़ा के, और जो नॉर्मली जो बजट ऑलरेडी है वही इस्तेमाल नहीं हो रहा। देवगन साहब, मैं आपको रोकना चाहता हूँ। ये जो लगातार आप देख पा रहे हैं कि किसान जो हैं, पहले बिजली नहीं थी, बैल से खेती होती थी, फिर उसके बाद बिजली आई, ट्यूबवेल आया और चीज आई, लेकिन लोगों के साथ साथ जो टेक्नोलॉजी का ज्ञान, प्रयोगशालाएं, सरकारें उसके लिए अफसर्स को गांव में सरपंच की ड्यूटी लगाए, उतना तो मतलब कहीं ना कहीं होना चाहिए सरकार। इसमें जैसे कि आपने शिक्षा की बात की, इसमें जितेंद्र जी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पॉलिसी और बजट, ठीक है, पॉलिसी को इस्तेमाल करवाने के लिए और बजट को इस्तेमाल करने के लिए, मानो मैं आपको आज एक बजट अलॉट करता हूँ, लेकिन आपको यही नहीं पता कि मैंने उस बजट का करना क्या है, तो वो आप बजट अलॉट करा के करोगे कि आपको एक साल में अगर मानो 1 रुपए का बजट अलॉट हुआ और आपने खर्च ही नहीं किए 1 रुपए, तो अगले साल 2 रुपए लेके क्या करोगे। और इसका सारा का सारा दारोमदार जाता है पॉलिसीज पे, पॉलिसी स्ट्रक्चर्स पे, गवर्नेंस पे, कलेक्टर्स पे और पॉलिसी एग्जीक्यूशंस पे। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि फार्मर्स ने कभी भी डिमांड, जो जायज डिमांड थी, डेवलपमेंट की डिमांड थी, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की डिमांड थी, वो कभी करी ही नहीं। उन्होंने एमएसपी की बात करते रहे, लेकिन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की बात कभी नहीं करी। क्या क्या लगता है आपको, किस चीज पर, किन मुद्दों पर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, किसानों को भी इस बात को उठाना चाहिए? सबसे पहले तो फूड प्रोसेसिंग प्लांट की बात करते हैं। हर क्षेत्र में जहाँ भी एक बड़ा चंक है, बड़ा एग्रीकल्चर चंक है, वहाँ पे फूड प्रोसेसिंग प्लांट का प्रॉपर प्लांटेशन चाहिए, पॉलिसी चाहिए, टेक्नीशियन चाहिए। और उस एरिया में जो क्रॉप हो रही है, अगर वो क्रॉप अगर मानो मंडी में नहीं बिकती, पहली बात स्टोरेज का प्राविधान होना चाहिए, फ्री स्टोरेज का, फ्री कोल्ड स्टोरेज का प्राविधान होना चाहिए। किसी वजह से अगर वो नहीं बिकता सामान, मंडी वाले नहीं उस रेटों पे ले पाते, तो वो फूड को प्रोसेस करके उसको इंटरनेशनल या डोमेस्टिक मार्केट में बेचने की वर्कशॉप स्टार्ट करे, उसमें उतनी विंडोज ओपन करें कि अगर मानो 10 एकड़ का आदमी का टमाटर बेचना चाहे, तो टमाटर नहीं बिका तो केचप बेच ले, केचप ना बिका तो सॉस बेच ले, कुछ ना कुछ तो करे। आखिरी सवाल एग्रीकल्चर, उसके बाद कुछ और सवाल लेंगे वर्तमान स्थिति पे। सबसे पहले जैसे हरियाणा, पंजाब, आसपास के क्षेत्र की यदि बात करें, यहाँ मंडी व्यवस्थाएं हैं, क्या लगता है कि उधर की जो स्थिति है और यहाँ की स्थिति है, उन चीजों को क्या डिफरेंस वे में आप देख रहे हैं? एक तो दक्षिण में ना मंडी माफिया नहीं है,
मंडी माफिया कभी बना ही नहीं, और अगर बनने की कोशिश हुई तो वहाँ के किसानों ने बनने नहीं दिया। लेकिन यहाँ पे मंडी माफिया है, मंडी एसोसिएशन है, मंडी इलेक्शंस हैं, ठीक है। यहाँ पे भी पॉलिटिकल पार्टीज ने मंडी के इलेक्शंस को कंट्रोल करते हैं, वो अपना अध्यक्ष चुनते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी अपना मंडी में अपना अध्यक्ष आती है, भले वो कांग्रेस है, भले वो बीजेपी है, भले वो रूलिंग पार्टी है या एंटी रूलिंग पार्टी है, वो चाहते हैं कि अपना मंडी की इलेक्शंस में एक पॉलिटिकल पार्टी का इन्वॉल्वमेंट किस लिए, जरूरत नहीं है, उनकी इन्वॉल्वमेंट की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन होती है। जब वो होती है तो पैसा खर्च होता है, जब पैसा खर्च होता है तो पैसा रिकवर होता है, तो पैसा रिकवर होने के लिए प्रोटेक्शन चाहिए होता है, और प्रोटेक्शन कौन देता है? पॉलिटिकल पार्टीज। और पॉलिटिकल पार्टीज प्रोटेक्शन देती हैं बिकॉज पैसा जो किसानों का गर्दन दबा के जो पैसा रिकवर होता है या जो रेट निकलता है, वो बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट के वो रेट नहीं निकल सकता। चलिए, ये तो बात हुई एग्रीकल्चर की। अब थोड़ा सा बात करते हैं वर्तमान स्थिति की। आज के टाइम में जो क्राइम है और चीजें हैं तमाम जो लगातार बढ़ती जा रही है, आज स्थिति शिक्षा का जो सही ढंग से इम्प्लीमेंट ना होना। आज आपको बात करें, खुद जिस विधानसभा क्षेत्र में आप खड़े हैं, यहाँ शिक्षा मंत्री जो हैं वो हैं, संयोग से आप इस विधानसभा में हैं, और क्या लगता है कि बहुत सारे स्कूल जो हैं वो सरकारी स्कूल की बिल्डिंग ही नहीं है और स्कूल चल रहे हैं तबेले में, मंदिरों में। देखो, अगर मैं थोड़ा सा इसमें अगर कोई नाराजगी ना करे और इसमें कोई नाराज ना हो और हमारे शिक्षा मंत्री हरियाणा के नाराज अगर ना हो, तो बेसिकली आई थिंक वो एक रॉन्ग चॉइस है शिक्षा मंत्री की। बिकॉज शिक्षा मंत्री जब खुद अशिक्षित हो तो उसको शिक्षा के बारे में बात करना और उसको शिक्षा के बारे में पॉलिसी बनाना थोड़ा कठिन भी है, और ना तो ब्यूरोक्रेसी हेल्प कर पाती है, ना तो जो उनका सेक्रेटरी, जो उनकी टीम होती है, जो टीम वो बनाती भी है, तो उसको समझने के लिए भी जो शिक्षा चाहिए, जो सरस्वती की जो ब्लेसिंग्स चाहिए होती हैं, अगर वो नहीं है तो फिर आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया। और अगर जो तबेलों में कन्वर्ट हो गए हैं स्कूल्स, तो ये तो होना ही था। तो आई थिंक ये थोड़ा सा कैबिनेट का गठबंधन के टाइम हो सकता है, कोई पॉलिटिकल समीकरण हो, लेकिन शिक्षा मंत्रालय जो है वो किसी शिक्षित मंत्री, एजुकेटेड मंत्री के पास जाना चाहिए था। क्राइम की यदि बात करें, आज के टाइम बेरोजगारी की बात करें, हरियाणा में जो लगातार जो है ये लगातार बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारों की जो संख्या है, लेकिन सरकारें चुनाव के समय में वो सरकारें, माफी चाहूंगा, पार्टी जो हैं, तो वो एजेंडा, तो उसमें कहीं ना कहीं ये चुनाव पत्र में, घोषणा पत्र में लगातार ये कहते हैं कि हम बेरोजगार इतने रोजगार पैदा करेंगे, लेकिन उसके बाद कोई भी सरकार हो वो चीजें कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रही है। क्या है इसके पीछे? देखो, मैनिफेस्टो बनाना, प्रॉमिस करना, एजेंडा बनाना या जॉब देना, कोई ऐसा तो है नहीं कि अगर आप सड़क पे खड़े हो कि जॉब दे दो। जॉब देने के लिए भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एक प्लानिंग चाहिए, एक प्रपोजल चाहिए, एक रेवेन्यू जनरेटिंग चाहिए। मानो अगर आप 500 आदमी को जॉब देते हो, जिसकी हर आदमी की तनख्वाह अगर 22,350 रुपए, तो करोड़ों रुपए महीने की तनख्वाह चाहिए उसमें। और अगर करोड़ों रुपए महीने की तनख्वाह चाहिए, वो तभी दी जा सकती है अगर करोड़ों की इनकम भी हो। बिना इनकम के आप सैलरियां नहीं बांट सकते, और अगर बांटोगे भी तो कुछ महीनों के लिए बांटोगे, अल्टीमेटली वो कारोबार बंद ही होगा। बिना प्लानिंग के, बिना बिजनेस प्लानिंग के, बिना बिजनेस इवेंट के, ऐसे प्रोमिसेस बिना पैर के, बिना पिलर्स की बिल्डिंग होती है, तो कभी भी गिर सकती है। बिल्कुल। देवगन साहब, व्यक्तिगत थोड़ा वो करते हैं, थोड़ा दर्शकों को बताएं अपने बारे में, किस तरीके से आपके वहाँ खेती है, कैसे आपने शुरुआत की और आज इस मुकाम पे हैं? मुकाम तो खैर क्या, मेरे को तो खैर मेरे माँ बाप का आशीर्वाद रहा, तो मुझे तो जो मिला वो मेरे माँ बाप की वजह से ही मिला। मुझे जो भी मिला वो मेरी लेगेसी में मिला, मुझे पीछे से मिला। मैंने कुछ शुरुआत नहीं करी, जो भी मुझे मिला पारिवारिक आशीर्वाद के साथ ही मिला। और दूसरी बात, हाँ, हमने अनार को चुना, या हमने अनार की खेती बड़ी इसलिए करी बिकॉज सबसे महंगा, हम जब जाया करते थे तो सब बोलते थे कि फ्रूट का राजा आम है। तो मैं किसी दिन खड़ा था तो सबसे महंगा अनार बिक रहा था, और हमारा राजा जो आम है वो बहुत सस्ते में बिक रहा था। तो मैंने बोला यार, ये फ्रूट का राजा आम नहीं हो सकता। तो वो मेरे दिमाग में एक छोटी सी कॉन्सेप्ट लेके जा रहा है कि यार ये आम अगर राजा है तो 40 रुपए किलो भी बिक रहा है।
और मैं कहा ये अनार अगर किसी गिनती में नहीं है तो ये 300 रुपए किलो क्यों है। तो वहाँ फिर मेरा माइंड सेट हुआ और फिर मैंने अनार पे बहुत बड़ी मतलब मैंने एक लंबी चौड़ी रिसर्च करी, उसका बैकग्राउंड देखा, उसकी मैंने फर्टिलिटी देखी, उसका फर्टाइल देखा, कैसे उगता है, क्यों उगता है, उसके क्या बायोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं, और क्यों बोलते हैं एक अनार 100 बीमार, और क्यों बोलते हैं कि डॉक्टर क्यों बोलता है कि अगर बुखार है तो अनार खाओ, खून कम है तो अनार खाओ। तो फिर उस पर मैंने एक प्रॉपर एक डिटेल्ड R&D बिठाई। एक 1.5-2 साल की R&D के बाद ये समझ आया कि अनार एक ब्लेसिंग फ्रूट है, मतलब वो शरीर के लिए ब्लेस्ड है। मतलब कितने एकड़ में कर रहे हैं आप? ठीक ठाक एकड़ है, कंफर्टेबल एकड़ है वो मतलब इतना तो है कि एक स्टेट को तो दे ही सकते हैं। चलिए, खेत की यदि बात करें तो कितने दिन में आपका रहता है खेत से जुड़े हुए आदमी आप? 20 दिन, महीने में 20 दिन खेतों में ही रहते हैं। खेती की एक बहुत खूबसूरत बात है, मतलब जब आप ज्यादा खेतों में रहो ना, मतलब हो सकता है आप मेरा मजाक उड़ाओ ये बात सुन के, जब आप बाग में चलते हो ना, रोज आप बाग में चलते हो और उसी बाग में चल रहे हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको इल्यूजनेटिव हो और आपको ये लगे कोई आपको आवाज मार रहा है, और अगर आप पीछे मुड़ के देखते हो तो कोई नहीं है, तो आपको पता लगता है कि बूटा जो है जो खड़ा है वही आवाज मार रहा है, कहता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे को वायरस है, मुझे ठीक कर। तो कभी कभार ऐसा भी तो हो सकता, मेरे दोस्त यार मेरे मित्रगण मुझे पागल भी बोलते हैं, वो बोलते हैं तू तेरा दिमाग खराब है, लेकिन मैं जब देखता हूँ उसको ध्यान से, उस बूटे के पास जाके जिसने मुझे आवाज मारी, मुझे लगता है कि उसने मुझे आवाज मारी है, तो ध्यान से देखता हूँ कि उसको थोड़ा सा वायरस का इफेक्ट होता है। जब उसको वायरस का इफेक्ट है तो उसको डॉक्टर बुलाते हैं, उसका इलाज करते हैं, फिर उसकी पत्तियां हल्के पीलेपन से फिर हरी होती हैं, तो फिर वो खुश लहराता हुआ बाग दिखता है, बूटा बड़ा हंसता हुआ दिखता है। बूटा भी उदास और खुश। लोग आज के टाइम में जिस तरीके से जमीनें घटती जा रही हैं, लोग प्रकृति को ढूंढने के लिए हजारों किलोमीटर जाते हैं। खेत एक प्रकृति, कहीं ना कहीं जो हरियाली देखने के लिए लोग तरस जाते हैं। तो एग्रीकल्चर में एक वरदान है, ये दिखती हैं उनके साथ बात, जैसे कि आपने बताया। नहीं, आप देखो, जैसे ये हमारा अगर आप कैमरा से आप दिखाना जरा एक बारी, उनको छिड़काव करते देखना जरा, वो जो छिड़काव कर रहे हैं आप देखो, जो छिड़काव कर रहे हैं वो हाथ से, लेकिन इसके पास ना तो कोई मेजरमेंट है, लेकिन इसकी जो भी अगर आप गिनती से देखो तो हर आउंस जितनी भी जमीन में ये गिरा रहा है, ठीक है, वो बराबर मिलेगा आपको। बहुत कम चांसेस हैं कि इसकी मेजरमेंट कम ज्यादा होगी, है ना। वैसे ही ये अनुभव की बात है। उसके हाथों में देखो ना, उसकी ही हैज अ गोल्डन हैंड, ठीक है, मजदूरी वेशभूषा में है, लेकिन उसके पास गोल्डन फिंगर्स हैं। अगर आप ध्यान से देखो उसको, तो वो गोल्डन फिंगर्स हैं उसके पास। देखो वो हाथ से निकालता है और उतना ही छिड़कता है। देखो आप, अब ये इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप जादू बोलोगे, एक्सपीरियंस बोलोगे, तजुर्बा बोलोगे, मैकेनिज्म बोलोगे, AI बोलोगे, सॉफ्टवेयर बोलोगे, या क्वांटम साइंस बोलोगे? ये ह्यूमन साइंस है। तो ये ह्यूमन साइंस। इस परसेप्शन को कैसे बदलें? 2 सवाल लूंगा। इस परसेप्शन को कैसे बदले किसान? जैसे कि मैं एक इंटरव्यू सुन पा रहा था आपको, उसमें कहते हैं कि एक किताबों में शुरू में मेंटलिटी पढ़ाई जाती है बच्चों को। हाँ, जैसे नहीं, वो पुराना टाइम स्कूल का था ना, जब ब्रिटिश थे तब उन्होंने किसानों को हमेशा लेबर बोला। किसान थोड़ी था। सरकारें तो आज भी मानती कि फटे पुराने वाला वही, हाँ, उसके फटे कपड़े होने चाहिए, वही किसान है। वही कह रहा हूँ। जैसे बोलते हैं कि यार कि एक गांव में गरीब किसान रहता था। अब एक गांव में 7वीं क्लास का बच्चा पढ़ रहा है कि एक गांव में गरीब किसान, उसके दिमाग में मन में बिठा लिया कि गरीब किसान जो है वो गरीब ही रहता है। मानसिक तौर पे उसको, हाँ, जैसे मैं एक छोटा सा एक बड़ा आपको बड़ा ही एंटरटेनिंग सा स्टेटमेंट देता हूँ। इंटरव्यू से ज्यादा हो जाएगा ये। मैं किसी एक फंक्शन में था और वो मुझे जानते नहीं थे, मतलब हमारी बीच में कोई बात नहीं थी, कोई रिश्तेदारी की बात कर रहा हूँ। मतलब हम जैसे देखते ना, रिश्ता देखने गए हैं किसी के लिए, तो उन्होंने जो सामने वाली पार्टी थी, उन्होंने मेरी धर्मपत्नी को पूछा कि आपके पति क्या करते हैं। तो मेरी धर्मपत्नी ने बड़े मान सम्मान, बड़े प्रभावशाली तरीके से कहा कि ये किसान है। तो सामने वाली की जो माता जी थी, उन्होंने बड़ी सांत्वना दी मेरी धर्मपत्नी को। नहीं, कोई बात नहीं बेटे, ठीक होता है, सब ठीक हो जाएगा।
सब ठीक हो मतलब जाएगा। एक तरीके से उस दृष्टि से देखा किसान है तो बहुत लाचार है और तो बड़े प्राउडली कहा मेरी धर्मपत्नी ने कि जी मेरे पति किसान है। तो वो जो बुढ़िया थी, जो माता थी, उन्हें बड़े अंदर से संतावना दी कि नहीं नहीं बेटे सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, भगवान सबके साथ भली करता है। उनको ये नहीं पता था कि बाहर गाड़ियां आप खड़ी हैं और चीजें क्यों सिर्फ कपड़े पे मिट्टी लगी होगी और कुछ है? नहीं, मैं सीधा खेतों से आया था। तो मेरे सारे कपड़ों में मिट्टी बिट्टी थी, तो क्योंकि किसी फंक्शन में तो चेंज करना था, चेंज करने का मौका नहीं मिला, मैं वैसे ही झाड़ के वैसे ही फंक्शन में घुस गया। तो पहले तो बीवी से डांट खाई, फिर वो माते ने पूछ लिया आपके पति क्या करते हैं, तो उन्होंने बोला जी किसान है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं बेटे सब ठीक हो जाएगा, भगवान सबके साथ अच्छा करता है। देवगन साहब आप शौक किस तरीके के रखते हैं? शौक मेरे को जानवरों का है। नहीं क्या? पशु प्रेमी, प्रकृति प्रेमी है? नहीं, मुझे जानवरों का शौक है, मुझे बैलों का शौक है, महंगे महंगे बैल खरीदने का शौक है। मृगनयनी जैसी उनकी आंखें हो, इतना बड़ा बड़ा पुट्ठा हो, वैसे डबल बोन के पैर हो, जब बैल चलता हो तो लगता हो कि धरती कांप रही है, सींग बड़े बड़े हो, ऐसी मोटी मोटी आंखें हो जैसे किलो किलो का बट्टा किसी ने डाल दिया हो, सुंदर सा हो, ऐसे नाक नक्श नैन नक्श बड़े तीखे हो, ऐसे बैल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। हॉर्स राइडिंग घोड़ों का मुझे शौक है। घोड़े हमको परिवार ने पीछे से दिए हैं, तो हमारे जो हमारे पुश्तैनी थे उन्होंने, उनकी विरासत में मुझे घोड़े मिले हैं, तो उसको आप आगे बढ़ा हम आगे बढ़ा रहे हैं। लेगेसी नहीं, घोड़े एक्चुअली कमोडिटी शौक है। घोड़ा इज अ थोड़ा सा, कई बार मैं लवर हूँ तो आप रेगुलर वो कर रहे हैं तो परिवार को भी शौक होता है कि यदि है तो नहीं, घोड़ा हमारे खून में है। मतलब घोड़े के बिना हमारा जीवन थोड़ा अधूरा सा है। तो क्योंकि पहले जब हम छोटे थे तब भी हमारे पास घोड़े हमने देखे, आज मेरे बच्चे पैदा होते ही घोड़ों पे पैदा हुए हैं, आई मीन टू से घोड़े चलाते हैं। तो वो अब नई मैंने कहीं स्टेटमेंट पढ़ी थी जहाँ पे वो कहते हैं कि इन ओल्ड टाइम रिच मैन हैड कार्स एंड पुअर पीपल हैड हॉर्सेस, एंड टुडे रिच पीपल हैव हॉर्सेस एंड पुअर पीपल हैव कार्स। तो अभी जब कलयुग है तो गरीबों के पास कारें आ गई हैं और अमीरों के पास घोड़े, तो ये कलयुग का चक्र है। ये साइकिल चेन है जो घूम के गलती से घोड़े हमारी झोली में आ गए। उसका हम परमात्मा से बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, उसका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, सूर्य देवता का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। किसानों को कोई मतलब आग्रह और किस तरीके से खेती में थोड़ा बदलाव हो सकता है, किस तरीके से कोई अपील करना चाहते हो? एक ही बात है कि अपना हौसला ना छोड़े, किसानी ना छोड़े। एक सीधी सी बात है, हौसला ना छोड़े, किसानी ना छोड़े, अपना दिल ना छोड़े, लगे रहें, हॉर्टिकल्चर में आए, क्रॉप करें और हॉर्टिकल्चर करें, बाग लगाएं और इंटरनेशनल विंडो में अपना माल बेचें, धड़ल्ले से बेचें, जोर से बेचें, और अपना हक पानी का गवर्नमेंट से छीन के मांगे, जोर से मांगे, बोल के मांगे। शुक्रिया बात करने के लिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थे हरिशरण देवगन जी, जिन्होंने खेती के बारे में, अपने जो व्यक्तिगत बारे में और किस तरीके से किसान समृद्ध बन